नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं। प्रेमचंद जी के इस महान उपन्यास को पढ़ते हुए मैंने आपको 66 अध्याय पढ़ के सुना दिए हैं और आज 67 यानी 67वां अध्याय मैं आपको सुनाऊंगी। और हमेशा की परिपाटी की तरह पहले मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी पिछले अध्याय से, ताकि आपको याद आ जाए कि आपने पिछले अध्याय में क्या सुना। 66वें अध्याय में आप याद करिए, थोड़ा सा मस्तिष्क पर जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि भोला जो है वो एक स्त्री नोहरी को अपने साथ रखने के लिए ले आया था। चूंकि वो विधुर है और उसे अकेलापन लगता था, तो प्रेमचंद जी ने इस तरीके का कथानक गढ़ा है कि वो एक महिला को, जिसका नाम नोहरी था, वो उसको ले आया था और अपने साथ रखने लगा था। इस बात पर पिता पुत्र में यानी भोला का पुत्र जो कामता प्रसाद है बहुत कहा सुनी हुई थी और इस हद तक बात बढ़ गई थी कि कामता यानी उसके पुत्र ने मारपीट करके और गाली गलौज करके उन दोनों को घर से निकाल दिया था, ये कहते हुए कि उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके का आचरण करते हुए कि घर में बहू है और गांव है, समाज है और वो एक स्त्री को ले आया है और उसे ये बर्दाश्त नहीं है। ये अपमान सहने के बाद भोला नोखेराम, जो कि पंचायत के एक अधिकारी माने जाते हैं, वन ऑफ दोज जो आपको अब तो नाम रट गए होंगे कि पटेश्वरी हैं, साहूकार हैं, नोखेराम हैं, तो उनमें नोखेराम के यहाँ शरण मिलती है भोला को। और ये बाद में खुलासा होता है कि वो शरण मिली क्यों है। नोखेराम की दृष्टि है नोहरी पे और इस वजह से भोला को शरण मिल जाती है और भोला को बाद में महसूस होता है, और प्रेमचंद जी ने भोला के किरदार के माध्यम से ये लिखा भी है अपने एक पृष्ठ में कि व्यक्ति घर से अलग विलग होकर के अपनी पहचान खो देता है। वो वहां पर उसको जिस तरीके के काम करने पड़ते हैं वो उसे बहुत अपमानजनक लगते हैं भोला को। कभी तमाकू बनानी पड़ती है नोखेराम की, कभी जो है वो खटिया बिछाने के लिए कह देते हैं और ये सब बातें उन्हें बहुत खराब लगती हैं। लेकिन अब कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, उन्हें वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसी में एक प्रसंग और जोड़ दिया था पिछले अध्याय में प्रेमचंद जी ने कि नोहरी का इतना रुतबा, इतना जलाल बढ़ चुका है कि वो गांव के लोगों को अपने इशारों पर नचाने की क्षमता में आ गई हैं। सबका कहना है गांव में ये खुशफुसाहट होने लगी है कि अगर नोखेराम से कोई काम कराना है तो नोहरी के माध्यम से जाना होगा। नोहरी अगर चाहेंगी तो नोखेराम वो काम जरूर कर देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो नोहरी का टिल्ट है वो भोला से हट करके नोखेराम पे आ गया है और वो इस बात से काफी खुश भी हैं, क्योंकि आप देख ही रहे, आपने सुना कि भोला ने अपना कद खो दिया अपने घर से निकल के और एक तरीके से मजदूर है वो नोखेराम के यहाँ। और चूंकि नोखेराम इतनी इज्जत बख्शते हैं नोहरी को कि नोहरी की इज्जत होने लगी है गांव में और नोहरी उसी मिजाज में घूमती हैं और इसी मिजाज में, इसी एटीट्यूड में लड़ाई हो जाती है लाला पटेश्वरी से। लाला पटेश्वरी को छेड़ देते हैं या कुछ इस तरीके की बातचीत होती है कि नोहरी को उन्हें लगता है कि नोहरी को उन्होंने वो सम्मान नहीं दिया जो कि उन्हें मिलना चाहिए। ये बात वो आके बताती हैं, नोहरी बताती है नोखेराम को, तो नोखेराम बहुत ज्यादा उग्र होकर के लाला पटेश्वरी को अपशब्द कहते हैं। बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पूरे गांव में ये फैल चुका है कि भोला का अब कोई आधिपत्य नोहरी पे रह नहीं गया है। नोखेराम ही असली जो है वो मालिक है नोहरी के। तो यानी नोहरी जो है, जो पहले भोला की थी, जो शब्द उस वक्त कहे जाते थे इस तरीके की स्त्री महिलाओं के लिए कि जो बिना ब्याहे किसी के साथ रहने लगती थी, वो मैं बिल्कुल यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं प्रेयसी ही कहूंगी कि जो नोहरी पहले भोला की प्रेयसी थी अब वो नोखेराम की हो गई है। लेकिन अब नोखेराम के सिर से माफ कीजिएगा, भोला के सिर से पानी ऊपर निकल चुका है और भोला जो है जाके कहता है कि मैं घर वापस लौट रहा हूं, तुमको चलना हो तो चलो। बहुत ही रोचक डायमेंशन लेते हुए जब ये बातचीत हो रही है तो वो एकदम साफ मना कर देती है नोहरी कि मुझे कहीं नहीं जाना है। जिस व्यक्ति ने, जिस घर परिवार से हम बेइज्जत होके निकले, मैं वहां वापस नहीं जा सकती। भोला उसको जबरन यानी बलपूर्वक ये करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमको वापस चलना चाहिए। तो ये प्रेमचंद जी ने लिखा है कि वो उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और बहुत धक्का लगता है भोला के पौरुष को कि एक टाइम था कि वो इतने बलिष्ठ हुआ करते थे कि महिलाएं उनके इशारों पे नाचती थी और वो नोहरी ने उस दिन उनको इतना करपाश में जकड़ लिया कि वो कुछ कर नहीं पाए और नोहरी ने बल से उनको बिठा दिया और बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं जाएगी
और यानी भोला का न तो बल चला न कोई वाक्य चला होरी पे, और यहीं पे 66वां अध्याय खत्म हो गया था। 67वें अध्याय में क्या कुछ होगा वो आप सुनिए। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। प्रेमचंद जी के व्यंग को समझिए। वे ये न देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले, न ये देख सकते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेलजोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण है। वे तो संघर्ष के पुजारी थे, जो सजीवता का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहा पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साहा गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग नहीं लेता था। रौब या अधिकार की लालसा भी उसे नहीं थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग, एक कुआं, एक छोटा सा शिव मंदिर बना लिया था। बाल बच्चा कोई था नहीं, इसलिए लेन देन भी कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। माने लेन देन वाला जो व्यवसाय था वो भी बहुत कम कर दिया था। कितने ही आसामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद नहीं की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 रुपए बनते थे, मगर उसने होरी को ऋण चुकाने के लिए कभी नहीं कहा। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा, मगर होरी की दशा देखकर वो खुद ही शांत हो गया। अब संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 तो सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएंगे। मंगरू इतना दयालु नहीं था जितना आलसी था। झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, न ही कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसे नालिश करने की उसने अनुमति दे दी और अदालत खर्च के पैसे भी दे दिए। होरी को खबर भी नहीं थी कि क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे पता ही नहीं चला। कुरकमीन उसकी ऊख नीलाम करने आ गया, तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू साहा के पास दौड़ा। धनिया पटेश्वरी को गाली देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया था कि पटेश्वरी की ही कारस्तानी है, मगर मंगरू साहा पूजा पर थे, मिल न सके, और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इधर ऊख 150 रुपए में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू साहा के नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस नहीं था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करते हुए कहा, मैं बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछो कुछ, यही धर्म है तुम्हारा गांव भर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह ही कहां रखा है? तेरी गालियां तो उन्होंने सुन ही ली होंगी। जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेंगी। हमारी होरी हमेशा से बिंदास, बोल्ड, अपने भोगे सत्य को वो कह के रहती है धनिया, फिर चाहे उसके बदले उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा? गालियां देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे तू कितनी मिटा ले। मेरे जीते जी तो मेरा कोई खेत काट के ले नहीं जा सकता। धनिया बिल्कुल जो है चुनौती के आक्रामक रुख में आ गई हैं। हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वे चीज मेरी नहीं, मंगरू साहा की है। मंगरू साहा ने मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी क्या? ये सब तूने किया, मगर अब वह चीज मंगरू साहा की है। हम उसके कर्जदार नहीं है क्या? ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी उसी ऊख पर रुपए देने के लिए तैयार हुई थी। अब किस जमानत पर रुपए देगी? अभी उसके पहले के ही 200 पड़े हुए हैं। सोचा था ऊख से पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नजर में होरी की साख 200% तक थी। इससे ज्यादा देना, होरी की साख 200 तक थी। इससे ज्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टालना असंभव है। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी विनती हो सकती थी वह कर चुका था, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी नहीं पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांधकर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेके भाग न जाऊंगा, न इतना जल्द मदा ही जाता हूँ। खेत है, पेड़ पाले हैं, घर है, जवान बेटा है, तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, उसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार नहीं किया।
अगर व्यापार को वो दया का रूप दे देती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देने उसने सीखा ही न था। हुर्री ने घर आकर धनिया से कहा। अब धनिया ने उस पर दिल का गुबार निकाल दिया। यही तो तुम चाहते थे। हुर्री ने जख्मी आंखों से कहा, मेरा दोष है? किसी का दोष नहीं है। किसी का दोष हो पर हो गई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि मैं जमीन रेहन रख दूं। जमीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उस पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वह ग्रस्त नहीं, मजदूर है। हुर्री ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देंगे। दुनिया हंसेगी, हंस लेगी। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह पे कालिख लगे तो हम क्या कर सकते हैं। सहसा नोहरी चुंदरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। हुर्री को देखते ही उसने जरा घूंघट निकाल लिया। उससे वो समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधन, आओ। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर पास में खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की दृष्टि से देखा और कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब है? धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इस सालग में होना है। तिथि हो गई है? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी न्योता देना मैंने निमंत्रण दे देना। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी कि क्या कहे। हुर्री ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है और सामान का क्या करना है, कुछ कन्या तो देना ही है। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से कहा, कुछ कन्या क्यों दोगे? मैं तो पहली बेटी है, दिल खोल कर खर्च करो। हुर्री हंस पड़ा, मानो कह रहा हो तुम्हें चारों तरफ हरा ही दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा पड़ा है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या खोल कर कहूं, तुमसे कौन सा पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी है, किसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था। चिट्ठी पत्र तक तो भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा? यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी भी नहीं आई। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठा सिर पर लिए यौवन को अपने अंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेड़ की बाढ़ है, नहीं है अभी के दिन की। लड़की की बाढ़ रेंड की बाढ़ है, नहीं है अभी के दिन की। बर तो ठीक हो गया ना? हाँ, बर तो ठीक है, रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वे सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी है। हुर्री और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करेंगे। गांव में उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। यह उंगली दिखाने वालों का मुंह सीधेगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाजें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता है तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। हुर्री और धनिया ने दोनों ने उसकी ओर देखा। नहीं, नोहरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह और लज्जा भी थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं है जितनी लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो हमारी हंसी ना होगी क्या? कैसे भी हुआ, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। हुर्री ने सकचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों का ही तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए जाएं? धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नोहरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी देना पड़ेगा, स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूट लगी हो तो दूसरी बात है। हुर्री ने संभाला, नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ जाएगी। इससे कहता था, नहीं, लड़की तो तुम्हारी है, मुझे अभी तक रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है, तो तुम ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए? कितने रुपए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा। हुर्री को लालच आ गया। भगवान ने छप्पर फाड़ के रुपए दिए हैं तो जितना ले सके उतना क्यों न ले। 100 में चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए है, वो मैं दे सकती हूँ। तो इतने में तो खुश
फैली से काम चल जाएगा, अनाज घर में है। मगर ठकुरान आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे लक्ष्मी ना समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था। ठंडक पड़ने लगी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली। धनिया अंदर आकर अंगीठी ले आई। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुलता नोहरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। उस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, ओठों पर कितनी सत प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई। यह कहती हुई घर चली कि अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले जाना। चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बिठाकर पहुंचाऊं। नोखीराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों तरफ सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए कि चार आदमी अपने हो जाएं। और इनका यह हाल है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजदूरी करनी पड़ती है, तो ये कैसे निभ सकता है। मैं न किसी से हंसूं, न बोलूं, न मेरी कोई और ताके, न कोई हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है ना। पूछो कोई मेरी ओर ताकता है या घूरता है तो मैं क्या करूं। उसकी आंखें तो मैं नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब तुम्हारे किस काम का। अब तो तुम 3 रुपए के मजदूर हो। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब मैं मजूरन हूँ। मगर उनकी समझ में कोई बात नहीं आती। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की बात करने लगते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की ये भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए अब तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। मैं समझा दूंगा। तुम सवेरे आ जाना, मैं रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पड़ी तो मेरे रुपए हजम न करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया, वो अंदर चली गई। होरी घर लौट आया। अगला प्रकरण गोबर पर ले जाने वाले हैं प्रेमचंद जी, मैंने देख लिया है। तो बने रहिए रचना वंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। अगली बार मिलती हूँ बहुत जल्दी 68वें अध्याय के लिए। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।